हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर 2024 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आज 2 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का हम एनालिसिस कवर करेंगे। इससे पहले हम 1 फरवरी थी उसका फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस कवर करवा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है उन वीडियोस को आप जरूर से देख लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की पीडीएफ फाइल भी आपको मिले तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, साथ ही टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपका भी आगे आने वाले किसी भी दिन किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो आप हमें नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर से व्हाट्सअप करें ताकि हम आपको सबसे सटीक और सबसे पहले जो एनालिसिस है वो दे पाएं। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। गाइस, जीके करंट अफेयर और साइंस से हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बेसिकली आज पूछा गया है और काफी इजी क्वेश्चन है। आई थिंक आप सभी लोगों को इसका राइट आंसर बताइए। 24 जनवरी आपका यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी हाल ही में ये मनाया गया था उत्तर प्रदेश दिवस, ये क्वेश्चन आपका बना है। तो उत्तर प्रदेश दिवस को हिंदी में यूपी दिवस के रूप में भी जाना जाता है और इसे भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का जो नाम है ये बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। तो ये आपको पता होना चाहिए आगे से अगर क्वेश्चन बने कि उत्तर प्रदेश जो नाम बदला गया था ये कब बदला गया था। 24 जनवरी 1950 को पहले संयुक्त प्रांत इसका नाम था। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत से इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया था। तो आप ध्यान रखिएगा। मई 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार ने हर साल 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की घोषणा की थी। तो ये 2017 में इन्होंने की थी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश दिवस मनाने का जो प्रस्ताव रखा था ये उत्तर प्रदेश के 24वें राज्यपाल थे राम नाईक, इनके द्वारा रखा गया था ये प्रस्ताव। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, सुमिंद्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए मिला था? करेक्ट आंसर आज आपका रहेगा कला और बूढ़ा चांद काव्य संग्रह के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार बेसिकली दिया गया था। सुमिंद्रा नंदन पंत 1960 में यह पुरस्कार इनको मिला था। तो ध्यान रखिएगा 1960 में कला और बूढ़ा चांद काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ था। इसके अलावा 1958 में युगवाणी से वाणी काव्य संग्रह को की प्रतिनिधि कविताओं का संकलन चिदम्बरा प्रकाशित हुआ जिसमें से उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है यह प्राप्त हुआ था। वहीं 1960 की अगर अपन बात करें तो कला बूढ़ा चांद काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और 1961 में पद्म भूषण की उपाधि से इनको विभूषित किया गया था, यानी पद्म भूषण मिला था 1961 में। और 1964 में विशाल महाकाव्य लोकायतन का प्रकाशन हुआ था। कालांतर में उनके अनेक काव्य संग्रह भी प्रकाशित हुए थे। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं ये अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत इस पद पर या इस पद को ग्रहण करते हैं। अटॉर्नी जनरल भारत सरकार को उसके द्वारा निर्दिष्ट कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए आवश्यक होते हैं या आवश्यक हैं। भारत के अटॉर्नी जनरल को भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान का जो अनुच्छेद है 76 इसके तहत नियुक्त किया जाता है। आर्टिकल 76(1) के तहत इसको अपॉइंट किया जाता है भारत के अटॉर्नी जनरल को। ध्यान रखिएगा भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक वो इस पद पर रहते हैं या इस पद को धारण करता है। भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल की बात करें तो आर वेंकटरमणी है, इनका नाम भी आप नोट डाउन करके रखिएगा। भारत सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए महान्यायवादी आवश्यक है और महान्यायवादी का जो कार्यकाल है ये संविधान में इसका उल्लेख बेसिकली आपको देखने को नहीं मिलता है या संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता का नाम बदला गया, नया नाम क्या रखा गया? तो भारतीय दंड संहिता का जो नाम बदला गया इसका नया नाम रखा गया भारतीय न्याय संहिता 2023। भारतीय न्याय संहिता 2023 इसका नाम रखा गया। और भारतीय दंड संहिता आईपीसी इंडियन पेनल कोड इसका फुल फॉर्म है, ध्यान रखिएगा द इंडियन पेनल कोड आईपीसी। इसकी स्थापना 1860 में ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के पहले विधि आयोग की सिफारिश पर की गई थी जिसे 1833 में चार्टर अधिनियम के तहत 1834 में स्थापित किया गया था और इसका नेतृत्व किया था थॉमस बमिंगटन मैकाले ने। तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में। जम्मू कश्मीर के पहले भारतीय दंड संहिता जो है ये पहले लागू नहीं थी जम्मू कश्मीर में। भारतीय दंड संहिता या आईपीसी अगर अपन बात करें तो ये पहले जम्मू कश्मीर में अप्लाई नहीं थी, लागू नहीं थी, लेकिन जब धारा 370 हटाई गई तब से यहाँ भी भारतीय दंड संहिता जो है ये लागू होती है। हाल ही में भारत ने एक नया सिस्टम लागू किया है जिसे भारतीय न्याय संहिता 2023 का नाम दिया गया। तो यही बेसिकली इसका नाम बदला गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो भारत में जीएसटी जो लागू हुआ था ये हुआ था 2017 में। अगर आपसे डेट भी पूछी जाए तो 1 जुलाई को ये लागू हुआ था। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ था और जीएसटी को लागू करने वाला सबसे जो पहला राज्य है इसका नाम है असम। ध्यान रखिएगा काफी ज्यादा इस तरह का क्वेश्चन आपसे बनता है। तो वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी का फुल फॉर्म है वस्तु एवं सेवा कर।
है ना। और भारत में 1 जुलाई 2017 को तत्कालीन वित्त मंत्री थे उस टाइम पर अरुण जेटली, इनके द्वारा इसको लागू किया गया था जीएसटी को। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है और इसका जो उपयोग है भारत में वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति पर किया जाता है और ये एक गंतव्य आधारित कर है। कर संग्रह के लिए वस्तुओं और सेवाओं को 5 अलग अलग टैक्स स्लैब में बांटा गया है, जैसे कि 0%, 5%, 12% और 18%, इसके अलावा 28%। तो ये 5 और 12, 18, 28% जो जीएसटी है ये अलग अलग टैक्स स्लैब में इनको बांटा गया है। जीएसटी जो परिषद है 33 नंबर वाली जीएसटी की शासन इकाई है। परिषद का नेतृत्व केंद्रीय वित्त मंत्री करता है, जिसकी सहायता भारत के सभी राज्यों के वित्त मंत्री भी करते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाया कि क्या क्वेश्चन था। अगर आपको पता है, आपने एग्जाम दिया था, तो आप कमेंट में कमेंट करके बताइएगा कि ये पूरा एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था इल्तुतमिश से। बाकी आपके जितने भी इससे क्वेश्चन बन सकते थे सारे यहाँ पर हमने डाल दिए हैं, ताकि आपको 1 to 1 सारी चीजें पता चलती रहे। देखिए, इल्तुतमिश जो था ये गुलाम वंश का एक राजा था। वह कुब-उल-उद्दीन या फिर अपन अगर इजी लैंग्वेज में बात करें तो कुतुबुद्दीन, है ना। तो कुब-अल-दीन ऐबक, इसका अलग अलग फॉर्मेट में ये नाम आपको देखने को मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था इसका गुलाम था। उसने 1211 में आराम बख्श जमा करने के बाद सिंहासन पर कब्जा कर लिया था। वहां 1211 से 1236 तक गुलाम वंश का शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, और उसके बाद में इल्तुतमिश जो है गुलाम वंश का राजा बना था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पर तो उसने लाहौर का स्थान लेकर दिल्ली को अपने राज्य की राजधानी बनाया और उन्होंने चांदी का सिक्का यानी कि टका और तांबे का सिक्का यानी जीटल पेश किया था। कुतुब मीनार का जो निर्माण पूरा किया था ये भी किया था इन्होंने, और उन्होंने 1221 में चंगेज खां के नेतृत्व में आक्रमण को रोक दिया था। इसके अलावा उन्होंने दासों की एक आधिकारिक कुलीनता स्थापित की जिसे चालीसा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा 1236 में उनकी मृत्यु हो गई और उनकी बेटी रजिया सुल्तान ने उनका उत्तराधिकार कर लिया। ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से ये चीजें हैं, आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय न्याय संहिता से या फिर संबंधित। देखिए, भारतीय न्याय संहिता नया नाम है इसका, और ये क्वेश्चन बना है भारतीय न्याय समिति से। तो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था, न्याय संहिता से था या फिर न्याय समिति से था, आप जरूर से बताइएगा। क्लियर है गाइस। यहाँ पर हम ये जो वाला पोर्शन है आपका जीके जीएस और करंट अफेयर का मिक्सअप क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन आपके आते हैं, आपको बताइए। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन बना है ये गुरुत्वाकर्षण से बना है। क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि गुरुत्वाकर्षण इस तरह से जो भी है XYZ, बट हमें इतना ही बताया है जिन्होंने बताया कि गुरुत्वाकर्षण से संबंधित एक क्वेश्चन आया था। तो देखिए, सिंपल लैंग्वेज में हम समझने की कोशिश करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण होता क्या है। ग्रेविटेशनल फोर्स, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से गिरती है ऊंचाई से या ऊपर से, है ना, तो उसका जो त्वरण है केवल गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पर निर्भर करता है और द्रव्यमान की इसमें कोई भूमिका नहीं होती है। ब्रह्मांड में 2 निकायों के बीच का गुरुत्वाकर्षण जो बल है उनके द्रव्यमानों के योग पर निर्भर नहीं करता है, और यह दूरी गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक और उनके द्रव्यमानों के गुणनफल पर निर्भर करता है। गुरुत्वाकर्षण बल की दृढ़ता पूरी और द्रव्यमान पर निर्भर करती है। गुरुत्वाकर्षण बल वहां बल है जो द्रव्यमान के साथ किसी भी 2 वस्तुओं को आकर्षित करती है। तो ध्यान रखिएगा, आप इसको इजी लैंग्वेज में समझिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, एम्पियर से क्वेश्चन बना है कि एम्पियर किससे संबंधित है, या एम्पियर से संबंधित कोई क्वेश्चन था। इस तरह से भी हो सकता है कि एम्पियर डेस की इकाई एक इकाई है। तो एम्पियर जो इकाई है ये विद्युत धारा की होती है, विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। ध्यान रखिएगा, एम्पियर विद्युत धारा की ऐसा इकाई है। इकाइयों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली विद्युत धारा ले जाने वाले विद्युत जो चालक है इसके बीच विद्युत चुंबकीय बल को मापकर अन्य आधार इकाइयों के संदर्भ में एम्पियर को परिभाषित ये करता है। अगला क्वेश्चन है, स्थितिज ऊर्जा से पीई पोटेंशियल फोर्स। यहां पर आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। देखिए, यहां पर ऊर्जा है ना, एनर्जी, तो यहां पर जो क्वेश्चन बना है ये स्थितिज ऊर्जा से बना है ना, स्थितिज ऊर्जा से। तो किसी निकाय द्वारा अपनी स्थिति या विन्यास के आधार पर धारण की जाने वाली ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। और इसी फॉर्मेट में हम गतिज ऊर्जा भी आपको एक्सप्लेन करेंगे और यांत्रिक ऊर्जा को भी एक्सप्लेन करेंगे, बट उससे पहले ये डिटेल थोड़ी सी समझते हैं। देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बांध के पानी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो बांध का जो पानी होता है उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। ध्यान रखिएगा, बांधों के अभाव में पानी नीचे की ओर बहेगा। हालांकि बांध पानी के प्रवाह को रोक देता है और उसमें पानी जमा कर देता है। इससे जमीन के सापेक्ष पानी की जो ऊंचाई है ये बेसिकली बढ़ जाती है। क्योंकि पानी की ऊंचाई जमीन से ऊपर है इसलिए इसमें संभावित ऊर्जा संग्रहित होगी। ध्यान रखिएगा। इसी तरह गतिज ऊर्जा भी होती है, काइनेटिक एनर्जी। ये किसी निकाय द्वारा अपनी गति के गुण से होने वाली ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है। किसी निकाय द्वारा अपनी गति के गुण से होने वाली ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है। और यांत्रिक ऊर्जा की बात करें तो यह गतिज ऊर्जा या गति की ऊर्जा और इसके भागों की स्थिति के कारण एक प्रणाली में संग्रहित संभावित ऊर्जा या ऊर्जा का योग है। दूरी और वायु प्रतिरोध पर घर्षण की उपेक्षा गतिज और संभावित ऊर्जा का योग ये होती है यांत्रिक ऊर्जा। तो ध्यान रखिएगा।
गाइस यहाँ पर आपको देखिए, कल भी हमने आपको बताया था कि आईपीसी की धारा से काफी ज्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं, सीआरपीसी की धारा से भी क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। तो सीआरपीसी क्या होता है? दंड प्रक्रिया संहिता का पूर्ण रूप है सीआरपीसी। तो ध्यान रखिएगा, इन दोनों से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कोणीय वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? रेडियन प्रति सेकंड आपका करेक्ट आंसर है। कोणीय वेग का एसआई मात्रक है। कोणीय वेग एक वक्राकार पथ पर चलने वाली वस्तुओं से जुड़ा वेग होता है और वक्र पथ पर चलते समय विस्थापन, घूर्णन बिंदु या वक्र गति के कारण जो कोण है इसमें परिवर्तन, कोण में परिवर्तन है। कोण के लिए एसआई इकाई जो है ये रेडियन है। रेडियन को उस कोण के माप के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके लिए त्रिज्या चाप की लंबाई कोणीय जो दूरी होती है इसके बराबर ये होती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, गतिज ऊर्जा का क्वेश्चन बना है कि गतिज ऊर्जा का न्यूमेरिकल क्वेश्चन था। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाया, आपको बताइए। और ये जो फिजिक्स है इसमें काफी ज्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, तो आप अच्छे से इनको करके जाइएगा। क्लियर है? गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, गति के आधार पर एक निकाय में निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है और यह द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। इसी तरह पुलिस जो व्यवस्था है इससे भी संबंधित आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? तो वेबर होती है, ध्यान रखिएगा, वेबर चुंबकीय फ्लक्स की ये इकाइयां अंतरराष्ट्रीय मात्रक जो प्रणाली है एसआई पद्धति, इसमें चुंबकीय फ्लक्स की इकाई वेबर है और इसे फ्लक्स की मात्रा के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। इसके अलावा श्रेणी से भी क्वेश्चन बनाए, समांतर श्रेणी वगैरह, इनसे भी क्वेश्चन आपका फिजिक्स में बना है। दो पिंडों के बीच की दूरी इस टाइप का क्वेश्चन बना है, इतना ही उनको याद था, एग्जैक्ट पूरा क्वेश्चन याद उनको नहीं था। साथ ही साथ आपका जड़त्व के जो नियम है इससे भी क्वेश्चन बनाए। क्या क्वेश्चन था ये आप जरूर से कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। बताया उन्होंने जड़त्व का नियम आया था, न्यूटन का पहला नियम को जड़त्व का जो नियम है ये भी बोला जाता है। और इसमें क्या कहा गया है कि जब तक कि एक बाहरी बल नहीं लगाया जाता है एक वस्तु विरामावस्था में ही बनी रहती है, या यदि गति में एक सरल रेखा में समान वेग से गतिशील रहती है ना। जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता है, एक्सटर्नल या बाहरी बल नहीं लगाया गया, तब तक वस्तु जो है विरामावस्था में या फिर गतिशील है, तो वो सरल रेखा में समान वेग से गतिशील रहती है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। यही जड़त्व का नियम है और यही न्यूटन का लॉ ऑफ फर्स्ट है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध निकालने वाला प्रश्न आपका पूछा गया था, प्रतिरोध, है ना, तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स किसमें पाया जाता है, इस तरह से क्वेश्चंस बनाए। ये टेस्टोस्टेरोन के लिए कौन से हार्मोन जरूरी है, या फिर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किसमें पाया जाता है, इस तरह से क्वेश्चन आपका बना था। तो नर और मादा दोनों में यह हार्मोन पाया जाता है। टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन जनन ग्रंथियों द्वारा होता है, पुरुषों में वृषण की लीडिंग कोशिकाओं द्वारा होता है और महिलाओं में अंडाशय द्वारा इसका जो है बेसिकली उत्पादन होता है। हालांकि दोनों में जो अधिवृक्क ग्रंथियों द्वारा भी थोड़ी मात्रा का उत्पादन किया जाता है। यहाँ एक एंड्रोजन है जिसका अर्थ है कि यह नर लक्षणों के विकास को प्रेरित करता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए पुलिस प्रशासन से रिलेटेड क्वेश्चंस बना है। पुलिस प्रशासन या पुलिस व्यवस्था से रिलेटेड ये क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं। जैसा कि आप सभी को बताइए, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर का अभी पेपर चल रहा है, असिस्टेंट ऑपरेटर का, तो यहीं पर वो सेम उसी लेवल के जो क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर को राज्य सूची में शामिल किया गया है। भारतीय संविधान की 7वीं जो अनुसूची है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है और यह भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियों का हिस्सा भी है। अगला क्वेश्चन बना है धारा 1861 से, क्वेश्चन ये एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 किलोग्राम बॉल को 720 मीटर ऊपर से गिरने पर नीचे पहुंचने पर ऊर्जा ज्ञात कीजिएगा, इस तरह का ये क्वेश्चन आपका बना है। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन से संबंधित। तो इंसुलिन क्या है? इंसुलिन का स्त्राव अग्नाशय के लेंगरहैंस द्वीप की बीटा कोशिकाओं के द्वारा होता है और इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो ग्लूकोज समस्थापन के नियमन के एक प्रमुख जो है भूमिका ये बेसिकली इसमें निभाता है हेमियोस्टेसिस में, तो आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा उसको समांतर क्रम में जोड़ना था, इस तरह का ये क्वेश्चन बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर 1/6 हो जाता है, उसका मान आपको बताना है। क्वेश्चन इस तरह से आपका था कि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान का कितना गुना होता है, तो ये होता है 1/6 1/6 गुना, ध्यान रखिएगा। तो चंद्रमा पर जी का जो मान होता है ये पृथ्वी के जी के मान का 1/6 गुना होता है। परिणाम स्वरूप समान बल का उपयोग करके हम पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर 6 गुना अधिक ऊंचाई तक कूद सकते हैं। क्लियर है? इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन बना है सुमित्रानंदन पंत से। तो सुमित्रानंदन पंत को साहित्य जो पुरस्कार था, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये कब मिला था? तो 1960 में मिला था। 1960 में। कला और बूढ़ा चांद, देखिए एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन इनसे बने हैं। एक में पूछा गया किसके लिए मिला था, दूसरे क्वेश्चन में बना है कि कब मिला था, है ना। तो कला और बूढ़ा चांद के लिए 1960 में काव्य संग्रह है ये, इसके लिए इनको मिला था। 1961 में पद्म भूषण इनको मिला था। 1964 में लोकायतन का प्रकाशन हुआ था, ध्यान रखिएगा। इनकी कुछ अन्य रचनाएं भी है जैसे कि वाणी, उच्छ्वास, पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, लोकायतन, ये सारी इनकी रचनाएं हैं। अगर आगे से पूछी जाए तो आप इनको नोट डाउन करके एक बार जरूर से देख लीजिएगा।
क्लियर है। तो गाइज ये पूरे जीके के क्वेश्चंस और जीके जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चंस हमने आपको कवर करवाए हैं। अब हम हिंदी के क्वेश्चंस कवर करवा देते हैं। हमें सारे के सारे क्वेश्चंस लगभग मिल चुके हैं, तो आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, काफी ज्यादा चीजें यहां से आपको पता चलने वाली हैं। देखिए हिंदी का पहला आपको टॉपिक है, देखिए कुछ टॉपिक है, उसके बाद में हम क्वेश्चंस कवर करेंगे। जो चिन्ह होते हैं, चिन्ह, इनसे भी क्वेश्चन आपका बना है। पर्यायवाची शब्द से 2 से 3 क्वेश्चन आपके बने हैं। विलोम शब्द 2 क्वेश्चन आपके बने हैं। वर्णमाला से क्वेश्चन बनाए, रचना से 2 क्वेश्चन बने हैं, लेखक से क्वेश्चन बनाए, साहित्य से 2 से 3 क्वेश्चन बता रहे थे कि 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। काला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है, ये क्वेश्चन बनाए, सुमित्रानंदन पंत की है। इस तरह से क्वेश्चन बनाए हिंदी में। सुमित्रानंदन पंत की रचना कौन सी है, लोकायतन, ये भी हमने आपको अभी कवर करवाई है, सेम क्वेश्चन आपका बन चुका है। इसके अलावा भीष्म साहनी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है, ये क्वेश्चन बना है। तमस इनकी प्रसिद्ध रचना है भीष्म साहनी की। भीष्म साहनी हिंदी भाषा के एक भारतीय लेखक थे और उन्हें उनके प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस के लिए स्पेशली जाना जाता है। इसके अलावा रिक्त स्थान से भी क्वेश्चन बना है आपका हिंदी में। वाक्य शुद्ध से भी क्वेश्चन आपका बना है। ये देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये तृतीय है, तृतीय। इसका शुद्ध रूप आपसे पूछा है कि शुद्ध रूप इसका क्या होगा, तो ये होगा तृतीय। क्लियर है। निहार पुस्तक कब लिखा गया था या निहार का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, इस तरह से क्वेश्चन बना है। तो 1930 में आपका इसका प्रकाशन हुआ था। और आपका एक पैसेज दे रखा था गद्यांश पद्यांश वाला, इसमें 5 प्रश्न आपको उसी एक पैसेज या आर्टिकल जो दे रखा था गद्यांश पद्यांश वाला, उसी से आपको बनाने थे। तो 5 क्वेश्चंस तो सीधे सीधे यहीं से आपके ये हो गए होंगे। विदुषी किसका स्त्रीलिंग है, इस तरह से पूछा गया, तो विद्वान का होता है, ध्यान रखिएगा। छंद से क्वेश्चन बनाए हैं, मुहावरे से बनाए हैं और समास विग्रह से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। यहाँ पर लगभग हिंदी का आपको पूरा का पूरा यहाँ पर पता चल चुका है कि क्या पैटर्न है और किस किस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन रहे हैं। अब बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स में पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी से 1 क्वेश्चन बने हैं। स्पीड और डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन आपके बने हैं। मेंसुरेशन से 1 क्वेश्चन बना है। टाइम एंड वर्क से 1 क्वेश्चन आपका पूछा गया। बोर्डमास से क्वेश्चन बना है। प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आपका बना है। और इसके अलावा परसेंटेज से भी 1 क्वेश्चन आपका बना है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से भी क्वेश्चन आपका बना है। और इसके अलावा गाइस अगर बात करें औसत से और डीआई से, तो डीआई से भी 1 क्वेश्चन बना है, औसत से भी क्वेश्चन आपके बने हैं, तो ध्यान रखिएगा। वहीं रीजनिंग की अब बात कर लेते हैं। कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन आपका बना है। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आपका बना है। दर्पण से, ये मिरर वाले क्वेश्चंस भी बन रहे हैं। फिगर काउंटिंग से भी क्वेश्चन आपका बना है। दिशा डायरेक्शन से भी क्वेश्चन आपका बना है। दिशा दूरी से या फिर दिशा निर्देशन जो होता है इससे भी क्वेश्चन आपका बना है। सिटिंग अरेंजमेंट आपका पूछे जा रहा है, लगातार आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं। कल भी हमने आपको बताया था कि आपके ये जो टॉपिक है आपके एग्जाम में लगातार देखने को मिल रहे हैं। पेपर कटिंग से क्वेश्चन बना है। अल्फाबेट से क्वेश्चन बना रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमने चारों सब्जेक्ट का आपको बता दिया, जीके जीएस, इसके अलावा करंट अफेयर का, इसके अलावा हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग का। अब यहाँ पर आपको कुल मिलाकर देखिए हमने अब तक 3 शिफ्ट आपको कवर करवा दी, कल 2 और आज 1। तो आपको अब आइडिया लग चुका है कि कहां से और किस तरह का आपका पेपर आ रहा है। आपका जिन लोगों का आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है वो इन टॉपिक को अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार इन्हीं टॉपिक से आपके क्वेश्चंस बन रहे और खासकर जीके जीएस वाले आईपीसी सीआरपीसी इनको देखकर जाए, लगातार वहां से आपके ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। तो आप इनको कवर कर लीजिएगा, आप अच्छा खासा स्कोर कर पाएंगे एग्जाम में। और जो एनालिसिस हम आपको कवर करवा रहे हैं इनको आप देख के जाएं, क्योंकि यहां पर हम डिटेल्ड में एनालिसिस कवर करवा रहे हैं, ताकि आपका जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट से क्वेश्चंस बने वो सीधा सीधा यहीं से कवर हो जाएगा। इसके अलावा और आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं, उसके लिए हम पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर दे देंगे, एप्लीकेशन पर दे देंगे। इससे पहले की पीडीएफ भी हमने टेलीग्राम पर डाल दी है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। क्लियर है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।